नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की तह तक जा रहे हैं जिसने भारत में स्कूली शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, जिसे हम सब आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ये एक्ट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को स्कूल तक लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का एक वादा है। हाँ। और खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इसकी बारीकियों को समझना बहुत ही जरूरी है। सही कहा। हमारे पास इस अधिनियम का मूल टेक्स्ट है और आज हम इसी में से परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें वो निकालेंगे, जैसे परिभाषाएं, धाराएं, कुछ खास नंबर्स और वो प्रावधान जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि इसे रटने जैसा ना बनाएं, मतलब समझें ये कानून क्या कहता है, क्यों कहता है और इसके मुख्य पहलू क्या हैं। कुछ मेमोरी टिप्स और जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे। ये उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। अच्छा। और महत्वपूर्ण बात यह है, धारा 1(5) के मुताबिक ये मदरसा, वैदिक पाठशाला और वो संस्थान जो मुख्यतः धार्मिक शिक्षा देते हैं, हाँ, उन पर लागू नहीं होता। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। और ये बालक कौन है जिसके अधिकार की हम बात कर रहे हैं? धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं जो शायद बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। धारा 2(ग) ये कहती है कि बालक मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा। ये आयु वर्ग 6 से 14 साल इस एक्ट का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। 6 से 14 साल, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? धारा 2(च) बताती है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। कक्षा 1 से 8। हाँ, तो मूल रूप से ये एक्ट कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। इसमें अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग का भी जिक्र है, डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन। इनका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये परिभाषाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक्ट इनके लिए कुछ खास प्रावधान करता है। जैसे आगे हम देखेंगे, धारा 12 में निजी स्कूलों में 25% आरक्षण। अच्छा, हाँ, वो 25% वाला। हाँ, तो धारा 2(ख) अलाभित समूह को परिभाषित करती है। इसमें कौन आते हैं? SC, ST, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। और सरकार चाहे तो किसी और समूह को भी अधिसूचित कर सकती है। और हाँ, 2012 में इसमें निःशक्त बालक को भी जोड़ा गया। और दुर्बल वर्ग क्या है? धारा 2(ख) के अनुसार दुर्बल वर्ग का बच्चा वो है जिसके माता पिता या अभिभावक की आय वो सरकार द्वारा तय न्यूनतम सीमा से कम है। और 2012 में निःशक्त बालक की परिभाषा यानी धारा 2(घ) वो भी विस्तार से दी गई। एक्ट में स्कूलों के प्रकार भी बताए गए हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। धारा 2(ड) 4 तरह के स्कूलों का जिक्र है। सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूल जी, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो गए। और चौथे, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यानी अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स जी। ये जो वर्गीकरण है ये आगे चलकर खासकर धारा 12 के तहत उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए जरूरी है। समझ गई। और 2 और शब्द हैं जिन पर शायद काफी सवाल बनते हैं, प्रति व्यक्ति फीस यानी कैपिटेशन फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी स्क्रीनिंग प्रोसीजर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 2(ख) प्रति व्यक्ति फीस को परिभाषित करती है जी, मतलब स्कूल की जो घोषित फीस है उसके अलावा कोई भी डोनेशन या योगदान लेना। अच्छा। और धारा 2(ड़) अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब बताती है एडमिशन के लिए बच्चों या उनके माता पिता का किसी भी तरह का टेस्ट या इंटरव्यू लेना। और खास बात यह है कि आगे धारा 13 इन दोनों पर पूरी तरह रोक लगाती है। हाँ, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। अच्छा, तो अध्याय 1 से जो मुख्य बातें निकली वो है एक्ट का नाम, 6 से 14 साल का आयु वर्ग, कक्षा 1 से 8, बालक कौन है, अलाभित समूह, दुर्बल वर्ग की परिभाषाएं, कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग पर रोक, और ये जानना कि ये धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता। बिल्कुल। इसे याद रखने का एक सरल तरीका भी सोच सकते हैं, जैसे आरटीई 6 से 14, 1 से 8वीं, सबको शिक्षा का वादा। बढ़िया। चलिए इस पर एक छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं। प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बालक की सही आयु सीमा क्या है? A 5 से 15 वर्ष, B 6 से 14 वर्ष, C 6 से 16 वर्ष, D 7 से 14 वर्ष। हाँ, तो इसका सही उत्तर है B 6 से 14 वर्ष। जैसा हमने अभी चर्चा की, धारा 2(क) में साफ लिखा है।
ठीक है, ये स्पष्ट है। अब आते हैं एक्ट के दिल पर, है ना? अध्याय 2 जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 एक कहती है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को, इसमें अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चे भी शामिल हैं, उसे अपने पड़ोस के स्कूल में, पड़ोस के स्कूल में, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये निःशुल्क का मतलब क्या है यहाँ? धारा 3(2। निःशुल्क मतलब कोई ऐसी फीस या कोई ऐसा खर्चा बच्चे या माँ बाप से नहीं लिया जाएगा जो बच्चे को स्कूल आने या पढ़ाई पूरी करने से रोके। और 2012 में एक और चीज जोड़ी गई, धारा 3(3। इसमें निःशक्त बच्चों के अधिकारों को और साफ किया गया। अच्छा, जिसमें अगर कोई बच्चा गंभीर बहुनिःशक्तता से ग्रस्त है तो उसके लिए घर आधारित शिक्षा का विकल्प भी शामिल है। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल जा ही नहीं पाया या बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है धारा 4 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। हाँ, अगर 6 साल से बड़ा कोई बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हुआ या उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से, मतलब एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। उम्र के हिसाब से, यानी सीधे क्लास 1 में नहीं? नहीं, अगर बच्चा 10 साल का है और कभी स्कूल नहीं गया तो उसे शायद क्लास 4 या 5 में एडमिशन मिलेगा उसकी उम्र के हिसाब से, और उसे बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा। अच्छा। और एक और बात, अगर वो 14 साल का हो भी जाए लेकिन 8वीं पूरी नहीं हुई है तो भी उसे 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक मुफ्त शिक्षा मिलती रहेगी। वाह, ये तो सच में बहुत जरूरी बात है। मतलब उम्र के हिसाब से क्लास मिलेगी और 14 के बाद भी 8वीं तक पढ़ सकता है मुफ्त में। अच्छा, अगर किसी को स्कूल बदलना पड़े तो ट्रांसफर का क्या? उसके लिए धारा 5 है। बच्चे को किसी दूसरे सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर लेने का पूरा अधिकार है और स्कूल के हेडमास्टर को तुरंत ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी देना होगा। तुरंत देना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर टीसी मिलने में देरी हो रही है तो भी दूसरे स्कूल में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। ये धारा 5(3) का परंतु कहता है। अच्छा, मतलब टीसी नहीं है तो भी एडमिशन मिलेगा? हाँ, और अगर कोई हेडमास्टर जानबूझकर टीसी देने में देरी करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो अध्याय 2 का सार हुआ, हर बच्चे का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, उम्र के हिसाब से एडमिशन और स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, और स्कूल बदलने में आसानी, बिना टीसी के भी एडमिशन। हाँ, इसे याद रखने के लिए वो कहावत है ना, धारा 3 दे अधिकार, 4 करे उम्र अनुसार सुधार, 5 दे ट्रांसफर का आधार। बढ़िया। एक और एमसीक्यू इस पर हो जाए। प्रश्न, आरटीई अधिनियम के तहत यदि 10 वर्ष के बच्चे ने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? ए, कक्षा 1, बी, उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा, सी, प्रवेश नहीं दिया जाएगा, डी, विशेष स्कूल में। तो जैसा हमने भी डिस्कस किया, उत्तर है बी, उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा। ये धारा 4 का सीधा प्रावधान है। बिल्कुल सही। अब ये अधिकार मिलेगा कैसे? इसे जमीन पर उतारने की, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अध्याय 3 इसी पर बात करता है। सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्य। हाँ, तो धारा 6 कहती है कि समुचित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी हैं जैसे पंचायत या नगर पालिका जी, उनकी जिम्मेदारी है कि वे एक्ट लागू होने के 3 साल के अंदर हर इलाके में जहां जरूरत है स्कूल स्थापित करें। 3 साल के अंदर। और खर्चा कौन उठाएगा? धारा 7। धारा 7 कहती है कि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मिलीजुली, मतलब कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, दोनों की? हाँ, केंद्र सरकार राज्यों को मदद देगी, अनुदान देगी। और सरकार और स्थानीय निकायों के कर्तव्य क्या क्या है? धारा 8 और 9 में ये विस्तार से दिए गए हैं शायद। हाँ, काफी विस्तार से हैं। मुख्य रूप से उनका काम है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सुनिश्चित करना कि सबके पड़ोस में स्कूल हो, बच्चों के साथ, खासकर कमजोर और अलाभित वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग, टीचर, पढ़ाई का सामान, ये सब ठीक रखना, बच्चों का एडमिशन और उनकी हाजिरी सुनिश्चित करना, पढ़ाई की गुणवत्ता देखना और टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना। ये तो काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और जो स्थानीय निकाय हैं, धारा 9 में उनके लिए एक अतिरिक्त काम बताया गया है, अपने इलाके के सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना। और जो प्रवासी बच्चे हैं उनका एडमिशन सुनिश्चित करना। अच्छा, रिकॉर्ड रखना और प्रवासी बच्चे, ये स्थानीय निकाय की खास जिम्मेदारी है। जी। क्या माता पिता की भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है? हाँ, धारा 10 कहती है कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है
कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे का एडमिशन पड़ोस के स्कूल में कराए और उसे स्कूल भेजें। मतलब ये उनका कर्तव्य है। और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल या आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था का कोई जिक्र है एक्ट में? हाँ, धारा 11 में है। ये कहती है कि सरकार 3 साल से बड़े बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और 6 साल तक उनकी देखभाल और शिक्षा, जिसे ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC, हाँ, उसके लिए व्यवस्था कर सकेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये करेगी नहीं, कर सकेगी लिखा है। अच्छा, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है। एनेबलिंग प्रोविजन है कि 3 साल में खर्चा केंद्र राज्य मिलकर उठाएंगे। सरकार और स्थानीय निकायों के कई कर्तव्य हैं जिनमें रिकॉर्ड रखना स्थानीय निकाय का खास काम है। माता पिता का कर्तव्य बच्चे को स्कूल भेजना और प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर सकती है। एकदम सही। इस पर एक प्रश्न देखें। प्रश्न, RT अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय जिम्मेदारी किसकी है? A, केवल केंद्र सरकार, B, केवल राज्य सरकार, C, केंद्र और राज्य सरकार की समवर्ती, D, स्थानीय प्राधिकारी। हाँ, ये तो आसान है। इसका उत्तर होगा C, केंद्र और राज्य सरकार की समवर्ती, जैसा धारा 7(1) में कहा गया है। बिल्कुल। अब आते हैं अध्याय 4 पर। ये स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर है और ये काफी बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय है। हाँ, इसमें वो 25% आरक्षण वाला मामला भी है ना, धारा 12। हाँ, सबसे चर्चित शायद यही है। धारा 12(1) ये कहती है कि जो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं, मतलब अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, जी, और जो विशिष्ट श्रेणी के स्कूल हैं, उन्हें पहली कक्षा में या अगर उनके यहाँ प्री स्कूल है तो उसमें अपने पड़ोस के अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए कम से कम 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। 25% सीटें? हाँ, और उन्हें मुफ्त पढ़ाना होगा 8वीं तक। और जो सरकारी मदद वाले स्कूल हैं, एडेड वाले, उनके लिए धारा 12(1) है। उन्हें भी अपने सरकारी अनुदान के अनुपात में कम से कम 25% तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। और सरकारी स्कूल तो खैर सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे ही। क्या इन 25% बच्चों का खर्चा निजी स्कूलों को खुद उठाना पड़ता है? नहीं, धारा 12(2) के अनुसार सरकार इन स्कूलों को प्रति बच्चा होने वाले सरकारी खर्च या स्कूल की जो वास्तविक फीस है, हाँ, इन दोनों में से जो भी कम हो उसके बराबर रकम की प्रतिपूर्ति करती है, रीइंबर्समेंट देती है। अच्छा, सरकार पैसा देती है। और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में क्या? हमने शुरू में बात की थी कि कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग पर रोक है। बिल्कुल, धारा 13 इसी की बात करती है। कोई भी स्कूल एडमिशन के लिए कैपिटेशन फीस, मतलब घोषित फीस से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। और ना ही बच्चे या माँ बाप का कोई टेस्ट या इंटरव्यू यानी स्क्रीनिंग कर सकता है। अगर कोई करे तो भारी जुर्माना है। कैपिटेशन फीस लेने पर ली गई फीस का 10 गुना तक जुर्माना हो सकता है और स्क्रीनिंग करने पर पहली बार में 25,000 रुपए और उसके बाद हर बार 50,000 रुपए तक का जुर्माना। बाप रे, काफी भारी जुर्माना है। अच्छा, अगर किसी के पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट न हो तो क्या एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 14(2) साफ कहती है कि आयु प्रमाण पत्र न होने के कारण किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। अच्छा, उम्र का अंदाजा दूसरे दस्तावेजों से या माता पिता के बताने पर लगाया जा सकता है। और अगर एडमिशन की तारीख निकल गई हो तो उसके बाद भी दाखिला मिल सकता है? हाँ, धारा 15 कहती है कि निर्धारित तारीख या बढ़ाई गई तारीख के बाद भी एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता। देर से आने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई निर्धारित तरीके से पूरी करेंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रावधान है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था धारा 16 में, जिसके बारे में काफी चर्चा होती थी, बच्चों को फेल न करने या स्कूल से निकालने के बारे में। हाँ, वो नो डिटेंशन पॉलिसी, स्रोत दस्तावेज जो 2012 तक के संशोधनों को दिखाता है, के अनुसार धारा 16 ये कहती थी कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 तक, हाँ, 8वीं तक पूरी होने तक किसी बच्चे को उसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, मतलब फेल नहीं किया जाएगा, और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा, एक्सपेल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें बाद में बदलाव हुए हैं। हाँ, बाद में संशोधन हुए, लेकिन मूल एक्ट और 2012 तक की स्थिति यही थी। ठीक है। और बच्चों की पिटाई या उन्हें डांटना डपटना, मानसिक प्रताड़ना, धारा 17 इस पर पूरी तरह रोक लगाती है। शारीरिक दंड यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट और मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल हरासमेंट दोनों पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उस पर सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अच्छा, स्कूल खोलने के लिए
क्या सरकार से मान्यता या रिकग्निशन लेना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। धारा 18 कहती है कि सरकारी स्कूलों को छोड़कर बाकी कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्रमाण पत्र के स्थापित या चलाया नहीं जा सकता। और मान्यता कैसे मिलेगी? मान्यता तभी मिलेगी जब स्कूल धारा 19 और उसके साथ दी गई अनुसूची शेड्यूल में दिए गए मानक, मतलब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स पूरे करेगा। अच्छा, वो अनुसूची, उसमें क्या क्या है? इनसे तो बहुत सवाल बनते होंगे। बिल्कुल, अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। इसमें कई चीजें हैं, जैसे पहला, शिक्षक छात्र अनुपात, पीटीआर। हाँ, पीटीआर कितना होना चाहिए? प्राइमरी के लिए यानी कक्षा 1 से 5 मोटे तौर पर 30 बच्चों पर एक टीचर, शुरू में 60 तक 2, फिर अनुपात बेहतर होता है। और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 के लिए 35 बच्चों पर एक टीचर। 30.1 और 35.1 मोटे तौर पर। हाँ, फिर भवन कैसा हो, हर मौसम के लायक बिल्डिंग, हर टीचर के लिए क्लासरूम, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, पीने का पानी, खेल का मैदान, लाइब्रेरी वगैरह। फिर स्कूल कितने दिन चलेगा, कार्य दिवस, कक्षा 1-5 के लिए साल में कम से कम 200 दिन। 200 दिन? और कक्षा 6-8 के लिए 220 दिन। 220 दिन। और कितने घंटे पढ़ाई होगी, शिक्षण घंटे, कक्षा 1-5 के लिए 800 घंटे प्रति वर्ष। 800 घंटे? और कक्षा 6-8 के लिए 1000 घंटे प्रति वर्ष। 1000 घंटे, ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं। हाँ। और एक और नंबर है शिक्षक के काम के घंटे, हफ्ते में कम से कम 45 घंटे, जिसमें तैयारी का समय भी शामिल है। 45 घंटे प्रति हफ्ता। इन नंबर्स को याद रखने के लिए कोई टिप? हाँ, ऐसे सोच सकते हैं, प्राइमरी पीटीआर 30, अपर 35, प्राइमरी दिन 200, अपर 220, प्राइमरी घंटे 800, अपर 1000। हाँ, बस ये मुख्य नंबर्स याद रह जाएं। बढ़िया। स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ है, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी। हाँ, धारा 21 ये कहती है कि सरकारी सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के स्कूलों में एसएमसी बनाना अनिवार्य है। निजी स्कूलों में नहीं? नहीं, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ये अनिवार्य नहीं है। अच्छा, और एसएमसी में कौन लोग होंगे? इसमें कम से कम 75% सदस्य माता पिता या अभिभावक होंगे। 75%? हाँ, 3/4। और इनमें से आधी यानी 50% महिलाएं होंगी। और इसमें अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के माता पिता को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और एसएमसी का काम क्या होगा? ये स्कूल के कामकाज पे नजर रखेगी, स्कूल के विकास की योजना बनाएगी जो धारा 22 में है, और जो सरकारी पैसा आता है उसके इस्तेमाल की निगरानी करेगी। हालांकि अल्पसंख्यक स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में इसकी भूमिका केवल सलाहकार, मतलब एडवाइजरी होगी। ये 2012 में जोड़ा गया था। अच्छा, सलाहकार भूमिका। अब आते हैं शिक्षकों पर। हाँ जी। उनकी योग्यता, उनके कर्तव्य और उनके अधिकारों के बारे में एक्ट क्या कहता है? धारा 23 कहती है कि शिक्षक बनने के लिए वो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्था तय करे, जैसे एनसीटी करती है। ठीक है, और उनके कर्तव्य? धारा 24? हाँ, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे नियमित रूप से और समय पर स्कूल आना, सिलेबस पूरा करना, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना, समय समय पर पेरेंट्स से मिलना और उन्हें बच्चे की प्रगति बताना वगैरह। और अगर कोई टीचर अपने कर्तव्यों में लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम करवाने का। जी। क्या एक्ट इस पर कुछ कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। धारा 27 ये साफ साफ कहती है कि शिक्षकों को केवल 3 कामों में लगाया जा सकता है। सिर्फ 3 काम? कौन से? पहला, 10 वर्षीय जनगणना, दूसरा आपदा राहत कार्य, और तीसरा चुनाव संबंधी कार्य, चाहे वो लोकल बॉडी के हों, राज्य विधानमंडल के या संसद के। बस ये 3? हाँ, बस। इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक काम में उन्हें नहीं लगाया जा सकता। धारा 25(2) भी यही बात दोहराती है कि उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनात नहीं किया जाएगा। तो मतलब पल्स पोलियो या कोई और सर्वे वगैरह में नहीं लगा सकते? इस एक्ट के अनुसार तो नहीं। ये जानना बहुत जरूरी था। और क्या शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा 28 इस पर पूरी तरह रोक लगाती है। कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अध्याय 4 तो वाकई बहुत विस्तृत है। इसमें हमने 25% आरक्षण, कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग पर रोक,
नो डिटेंशन पॉलिसी, स्रोतानुसार, शारीरिक दंड पर रोक, स्कूल के मानक जैसे पीटीआर, कार्य दिवस, एसएमसी का गठन और भूमिका, शिक्षकों की योग्यता और कर्तव्य, और खास तौर पर गैर शैक्षणिक कार्यों और प्राइवेट ट्यूशन पर रोक जैसी कई अहम बातें जानी। बिल्कुल, इस अध्याय से सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावना रहती है। चलिए एक और एमसीक्यू हो जाए। हाँ जरूर। प्रश्न, आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? ए, जनगणना, बी, चुनाव ड्यूटी, सी, आपदा राहत, डी, पल्स पोलियो अभियान। अभी हमने बात की जनगणना, चुनाव, आपदा राहत में लगा सकते हैं, तो उत्तर होगा डी, पल्स पोलियो अभियान, क्योंकि धारा 27 में इसका उल्लेख नहीं है। एकदम सही। अब जल्दी से अध्याय 5 देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। धारा 29 पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहती है? कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? ये कहती है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो संविधान के मूल्यों के अनुरूप हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, हाँ। उसे रटने की बजाय समझने और करने पर जोर दें। बाल केंद्रित हो, गतिविधि आधारित हो, खोजपूर्ण हो, और जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो। मातृभाषा पर जोर। हाँ, और बच्चे को डर, तनाव और चिंता से मुक्त करे। और मूल्यांकन कैसा हो? सतत और व्यापक, CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। CCE, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। और क्या 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा होगी? स्रोत दस्तावेज के अनुसार धारा 30(1) कहती थी कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं। हाँ, उसे 8वीं पास करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, इसमें भी बाद में संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 का फोकस है बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, मातृभाषा में बिना डर के सिखाना और CCE द्वारा मूल्यांकन करना, और स्रोत के अनुसार 8वीं तक बोर्ड परीक्षा नहीं। बिल्कुल। अगला अध्याय है 6, जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे को उसका शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा तो कौन देखेगा? हाँ, इसकी निगरानी कौन करेगा? मॉनिटरिंग बॉडी कौन है? धारा 31 के अनुसार जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, NCPCR, और जो राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं, SCPCR, वो इसकी निगरानी करेंगे। वो शिकायतों की जांच कर सकते हैं और सरकारों को सुझाव दे सकते हैं कि एक्ट को और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए। और अगर किसी को शिकायत करनी हो तो ग्रीवियंस रिड्रेसल, उसके लिए धारा 32 है। कोई भी व्यक्ति पहले स्थानीय प्राधिकारी, मतलब लोकल अथॉरिटी, को लिखित में शिकायत दे सकता है। पंचायत या नगरपालिका को? हाँ, उन्हें 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा करना होगा। अगर कोई उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो SCPCR में अपील कर सकता है। अच्छा, तो पहले लोकल अथॉरिटी, फिर SCPCR। जी। क्या सरकार को सलाह देने के लिए भी कोई निकाय बनाने का प्रावधान है? हाँ है। धारा 33 के तहत केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC बनाने की बात है, और धारा 34 के तहत राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद SAC। इनमें शिक्षा और बाल विकास के विशेषज्ञ होंगे जो सरकार को एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन पर सलाह देंगे। इनमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। NAC और SAC, अधिकतम 15 सदस्य। ठीक है, तो अधिकारों की निगरानी NCPCR, SCPCR करेंगे। शिकायत निवारण लोकल अथॉरिटी से SCPCR तक होगा, और सलाह के लिए NAC, SAC होंगे। बिल्कुल। अब आता है अंतिम अध्याय, अध्याय 7। इसमें कुछ मिली जुली बातें हैं, मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें क्या खास है? धारा 35, कुछ अपराधों जैसे कैपिटेशन फीस लेना या बिना मान्यता स्कूल चलाना, इनके लिए केस चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। धारा 36। अच्छा, पूर्व मंजूरी। हाँ, और सरकार या अधिकारियों द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, धारा 37, और सरकार की नियम बनाने की शक्ति, धारा 38। ठीक है, तो ये था RTE एक्ट 2009 का एक विस्तृत लेकिन कह सकते हैं परीक्षा केंद्रित विश्लेषण। हमने इसकी मुख्य धाराओं, परिभाषाओं, संख्याओं, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि ये एक्ट कैसे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, पड़ोस में स्कूल की बात करता है, उम्र के हिसाब से एडमिशन, वो 25% आरक्षण, हाँ, बिना भेदभाव और बिना डर के माहौल, शिक्षकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता, और फिर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है।
ये सारे बिंदु परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ कानून के प्रावधान नहीं है, बल्कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सीधे सीधे धाराओं से, परिभाषाओं से, प्रतिशत से सवाल आ जाते हैं, जैसे 25% आरक्षण, एसएमसी में 75% माता पिता, उनमें 50% महिलाएं, 10% से ज्यादा शिक्षक रिक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पीटीआर का अनुपात, कार्य दिवसों की संख्या। बिल्कुल। या शिक्षकों के कर्तव्य क्या हैं, किन गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता, ये सब तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। ये एक्ट 2009 में बना, 2010 के आसपास लागू हुआ, अब एक दशक से ज्यादा हो गया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आ गई है। ऐसे में आरटीई एक्ट के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे समानता, समावेशन, गुणवत्ता, वो आज कितने प्रासंगिक हैं? क्या नई नीति इन्हें आगे बढ़ाती है? और जो नए संदर्भ उभरे हैं, जैसे डिजिटल लर्निंग या महामारी का प्रभाव, उनमें इस एक्ट के लक्ष्यों को पाने के लिए किन नई चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान देना होगा? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो भविष्य में प्रशासक या शिक्षक बनना चाहते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।